से सिकुड़ती दिल्ली की अलसाई हुई सुबह थी। गोडसे सुबह सबसे पहले सोकर उठा था। नहा धोकर तैयार होने के बाद तीनों अब कमरे में चाय कॉफी पी रहे थे। गोडसे को कॉफी बेहद पसंद थी। चाय कॉफी की चुस्कियों के साथ थोड़ी देर तक इधर उधर की बात करने के बाद गोडसे अचानक गंभीर हो गया। अब ये बताओ, काम कैसे होगा? हथियार कैसे अंदर ले जाएंगे? हाँ, 20 जनवरी को बम फटने के बाद बिरला हाउस पर कड़ा पहरा होगा। और हाँ, गेट में तलाशी हुई तो पिस्तौल अंदर जाएगी कैसे? हमें कुछ सोचना होगा। कोई ऐसी तरकीब निकालनी होगी कि जिसमें खतरा भी ना हो और काम भी हो जाए। पर कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। हम किसी फोटोग्राफर से पुराने ढंग का बड़े से बक्से वाला कैमरा खरीदते हैं। वो वाला कैमरा जो 3 टांगों वाले स्टैंड में रखा जाता है? जी हाँ, बिल्कुल वही। पर कैमरे से काम कैसे होगा? मैं उस कैमरे को ठीक उस माइक्रोफोन के सामने लगा दूंगा जिस पर गांधी जी बोलते हैं, और फिर कैमरे के अंदर सर डालकर अंदर से गोली चला दूंगा। तो चलें कैमरा लेने? हाँ हाँ, चलो। इसके बाद तीनों अतिथि कक्ष से निकलकर करीब ही चांदनी चौक पहुंचते हैं। चांदनी चौक में उन्हें कैमरा तो मिल गया, मगर थोड़ी देर तक उसे देखने के बाद आपटे को लगा कि यह तरकीब काम नहीं आएगी, क्योंकि अब लोगों ने इस तरह के कैमरे का इस्तेमाल लगभग बंद कर दिया था। अब छोटा सा जर्मन और अमेरिकी कैमरा बाजार में आ चुका था। ऐसे में पुराना कैमरा लेकर जाने से लोगों को शक हो सकता था। लिहाजा तीनों खाली हाथ वापस कमरे में लौट आते हैं। हमें कोई दूसरी तरकीब सोचनी होगी। हाँ, ये जो कैमरे वाला आइडिया है ना, पकड़े जाएंगे। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? क्यों ना तुम वहां बुर्का पहन के जाओ? क्या? देखो, गांधी जी की प्रार्थना सभा में बहुत सी मुस्लिम औरतें भी बैठती हैं। इससे तुम्हें उनके नजदीक जाने का मौका मिलेगा और तुम उन्हें गोली भी मार पाओगे। ये सही है। बुर्के का आइडिया सुनकर गोडसे लगभग उछल पड़ा और उसने आपटे को गले लगा लिया। तीनों नजदीक से ही सबसे बड़े साइज का बुर्का खरीद लाए, मगर गोडसे ने जैसे ही वो बुर्का पहना उसे लग गया कि यह तरकीब भी काम नहीं आएगी। उसके हाथ ढीले ढाले बुर्के की तह में फंस गए थे। क्या हो गया? अरे इसमें तो पिस्तौल भी नहीं निकाल पाऊंगा, और औरतों के भेष में पकड़ा गया तो उन पर बदनामी फोकट में। सही कह रहे हो भाई। अब कुछ और सोचना पड़ेगा। कोई और तरकीब लगाओ। वक्त तेजी से बीतता जा रहा था। 5 बजने में अब मुश्किल से 5 घंटे भी नहीं बचे थे, मगर अभी भी यह तय नहीं हो पाया था कि गोडसे प्रार्थना सभा में कैसे घुसेगा और कैसे गोली चलाएगा। तुम तो तरकीब लगाओ, कुछ ना कुछ तो करो। आखिर ये काम पूरा करना है कि नहीं? कभी बुर्का, कभी कैमरा, कभी कुछ कभी कुछ। कब तक हाथ पे हाथ बैठे रहेंगे हम? अब कमरे में बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। तीनों तमाम ऊट पटांग तरकीबों पर बहस कर रहे थे और फिर आखिरकार आपटे ने आखिरी तरकीब सुझाई। देखो गॉडसे, कभी कभी सीधा साधा तरीका सबसे अच्छा होता है। आजकल फौजी ढंग के कपड़ों का चलन है। उसमें क्या होता है, कमीज ना पतलून से बाहर रहती है, उसमें तुम आराम से अपनी पिस्तौल छुपा सकते हो। शायद तुम ठीक कह रहे हो। इस बात में दम है। इसके बाद गोडसे के लिए बाजार से वही कपड़े खरीदे गए। अब आगे की योजना बनाने की पारी थी। देखो भाई, कपड़े तो आ गए हैं, पता नहीं कैसे करना है। बंदूक लेके आप जाए, हम आपको पीछे सपोर्ट करें। क्यों? हम आपके साथ चलेंगे। पहले आप देखो, बहुत हो गया, अब मेरी बात सुनो। अकेला मैं जाऊंगा। तय हुआ कि नाथुराम गोडसे
सबसे पहले बिरला हाउस जाएगा और इसके बाद आपटे और करकरे पहुंचेंगे। अंदर पहुंचने के बाद आपटे और करकरे गोडसे के दोनों तरफ खड़े हो जाएंगे ताकि गोली चलाते वक्त अगर कोई गोडसे को रोकने की कोशिश करे या बीच में आए तो उसे ये दोनों संभाल सकें। वक्त तेजी से बीतता जा रहा था। तीनों ने आज दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। उन्हें भूख से ज्यादा इस बात की बेचैनी थी कि शाम 5 बजे पता नहीं क्या होगा। इसके बाद गोडसे ने घड़ी देखी और फिर वो कपड़े बदलने अंदर चला गया जिसे पहनकर उसे बिरला हाउस में घुसना था। कपड़े बदलकर गोडसे बाहर आया। फिर उसने वो पिस्तौल निकाली जिसे लेने के लिए वो ग्वालियर तक गया था। पिस्तौल में पूरी सावधानी से उसने कुल 7 गोलियां भरी। इसके बाद पिस्तौल अपने कमर से बांध ली। अब चलने का वक्त आ गया था, मगर तभी गोडसे अपनी आखिरी ख्वाहिश जताता है। समय हो गया, चलता हूँ। चले? लेकिन करकरे भाई, मेरा दिल मूंगफली खाने को चाह रहा है। बस इतनी सी ख्वाहिश अभी पूरी कर देते हैं। आपटे? हाँ अभी लेकर आता हूँ ना। मगर थोड़ी देर बाद आपटे खाली हाथ कमरे में लौटता है। आसपास से उसे कहीं मूंगफली नहीं मिलती। सारा ढूंढ गया भाई, कहीं मूंगफली नहीं मिली। आप कहो तो काजू या बादाम ले आऊं? नहीं आपटे भाई, मेरा दिल सिर्फ मूंगफली खाने को ही चाह रहा है। कुछ करो ना आपटे। कोशिश करता हूं। गोडसे की शायद आखिरी फरमाइश थी, लिहाजा आपटे बिना कुछ कहे एक बार फिर बाहर निकल जाता है। आ गई आपकी मूंगफली। बड़ी मुश्किल से मिली है। अच्छा? हाँ। गोडसे बड़े चाव से जल्दी जल्दी मूंगफली खाने लगता है। मजेदार मूंगफली। मूंगफली खत्म करने के बाद गोडसे खड़ा हो जाता है, घड़ी की तरफ देखता है। चलने का वक्त हो चुका था। तीनों आखिरी बार एक दूसरे के गले मिलते हैं और सीधे बाहर निकल जाते हैं। तीनों की मंजिल है बिरला हाउस। घड़ी में तब 3 बज रहे थे। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से तीनों टैक्सी में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं। मगर अभी वो थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि तभी करकरे बिरला हाउस जाने से पहले बिरला मंदिर जाने की ख्वाहिश जताता है, आखिरी बार भगवान के दर्शन के लिए। मैं सोच रहा हूँ बिरला हाउस जाने से पहले भगवान के दर्शन कर लिए जाए। हाँ ठीक है, आप चलोगे क्या? मुझे नहीं जाना। आपटे और गोडसे करकरे की बात मान लेते हैं और टैक्सी बिरला मंदिर की तरफ मुड़ जाती है। बिरला मंदिर पहुंचकर आपटे और करकरे अंदर दर्शन के लिए चले जाते हैं, जबकि गोडसे बाहर पार्क में ही रुक जाता है। थोड़ी देर बाद आपटे और करकरे दर्शन कर लौट आते हैं। आपटे अपनी घड़ी देखता है, शाम के 4:30 बज चुके हैं। समय हो गया है, चलता हूँ। कभी शायद मिलना हो ना हो। इतना कहकर गोडसे तेजी से मुड़ता है और बिना पीछे मुड़कर देखे तेज कदमों से बिरला हाउस की तरफ चल पड़ता है। आपटे और करकरे गोडसे को बस जाते हुए देखते रहते हैं।
गोडसे के जाने के ठीक 5 मिनट बाद अब आप्टे और करकरे भी बिरला हाउस की तरफ रवाना हो जाते हैं। दोनों बेहद घबराए हुए थे। बस एक ही बात का डर सता रहा था, अगर बिरला हाउस के गेट पर मौजूद सुरक्षा गार्ड तलाशी ले रहा होगा तो क्या होगा? न सिर्फ पिस्तौल पकड़ा जाएगा बल्कि गोडसे भी फंस जाएगा। इसी घबराहट और उधेड़बुन के बीच दोनों आखिरकार बिरला हाउस के गेट तक पहुंच जाते हैं। गेट पर संतरी तो तैनात थे, मगर वो किसी की तलाशी नहीं ले रहे थे, न ही गेट पर ऐसी कोई हलचल थी। दोनों ने राहत की सांस ली। उन्हें यकीन हो गया कि गोडसे सही सलामत अंदर घुस चुका है। आप्टे और करकरे भी धीरे धीरे टहलते हुए गेट के अंदर जाते हैं। अंदर बाग में पहुंचे तो देखा कि गोडसे भीड़ में घुल मिलकर खड़ा है। गोडसे से दोनों की नजरें टकराती हैं और फिर दोनों धीरे धीरे उसी भीड़ में शामिल होकर गोडसे के दाएं और बाएं खड़े हो जाते हैं। योजना यह थी कि गांधी जी जैसे ही प्रार्थना सभा के लिए आकर चौकी पर बैठेंगे तभी गोडसे उन पर गोली चलाएगा। मगर तीनों भीड़ में जिस तरह उस वक्त खड़े थे, वहां से चौकी लगभग 35 फीट की दूरी पर थी। क्या इतनी दूरी से गोडसे सही निशाना लगा पाएगा? आप्टे और करकरे चुपचाप खड़े बस यही सोच रहे थे, जबकि जिस गोडसे को यह काम अंजाम देना था वो भीड़ में बिल्कुल अपने आप में खोया बेहद शांत खड़ा था। ऐसा लगता था मानो उसे यह भी याद नहीं कि उसके बगल में आप्टे और करकरे खड़े हैं। गांधी जी वक्त के बेहद पाबंद थे। हर रोज शाम ठीक 5 बजे प्रार्थना सभा शुरू कर देते थे। आज पहली बार ऐसा हुआ जब प्रार्थना सभा तय वक्त पर शुरू नहीं होने पाई थी। बाग में मौजूद लोग गांधी जी का इंतजार कर रहे थे। दरअसल गांधी जी बिरला हाउस के अपने कमरे में उस वक्त चरखा काटते हुए सरदार पटेल से बात कर रहे थे। जिस आजादी को हमने इतनी कुर्बानियां देके हासिल किया है, ताकि हम पटेल नेहरू से खफा थे और मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहते थे। गांधी जी उन्हें समझा रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि पटेल इस्तीफा दें। देश ना तो पंडित नेहरू के बगैर चल सकता और ना ही सरदार पटेल। बातचीत बेहद गंभीर मोड़ पर थी, लिहाजा मनु और आभा की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो गांधी जी को टोकें। जल्द से जल्द खत्म कर। वक्त बीतता जा रहा था और बातचीत लंबी होती जा रही थी। आखिरकार मनु ने किसी तरह हिम्मत कर गांधी जी को घड़ी दिखाकर इशारा किया। गांधी जी ने अपनी घड़ी देखी और पटेल से बोले, ईश्वर से मिलने का समय आ गया है, अब मुझे जाने दो। इसके बाद गांधी जी सीधे बाग की तरफ बढ़ चले। मनु और आभा के कंधे पर हाथ रखकर वो चौकी तक जाने के लिए लॉन का चक्कर लगाने के बजाय लॉन पार कर आगे बढ़ने लगे। प्रार्थना सभा में पहले ही काफी देरी हो चुकी थी। आगे बढ़ते हुए गांधी जी मनु और आभा को लगातार डांट रहे थे। तुम दोनों मेरी घड़ियां हो, तो मैं फिर घड़ी क्यों देखूं? मुझे इस तरह से देर से आना कतई पसंद नहीं। प्रार्थना सभा में 1 मिनट की भी देर हो मैं बर्दाश्त नहीं। क्योंकि गांधी जी लॉन का चक्कर काटकर चौकी तक जाने की बजाय लॉन पार कर जा रहे थे, इसीलिए अब वो सीधे भीड़ की तरफ बढ़ रहे थे। गांधी जी को सामने से अपनी तरफ आता देख भीड़ अचानक बीच से फट गई ताकि गांधी जी के लिए रास्ता बनाया जा सके। भीड़ के बीच से फटते ही गोडसे अपने आप पलक झपकते ही गांधी जी के बेहद करीब आ गया था। आप्टे और करकरे की नजरें लगातार गोडसे पर गड़ी थी। गांधी जी अब आहिस्ता आहिस्ता गोडसे की तरफ बढ़ रहे थे। गोडसे के पास फैसले के लिए अब बस चंद सेकंड बचा था और गोडसे ने फैसला कर लिया था। चौकी पर बैठने से पहले इसी रास्ते से गुजरते हुए गांधी जी को बिल्कुल करीब से गोली मारने का फैसला। गांधी जी गोडसे के लगातार करीब आते जा रहे थे और ठीक उसी वक्त
गोडसे ने कमर से पिस्तौल निकाली और उसे दोनों हथेलियों के बीच रख लिया। दूर से आते गांधी जी को देखकर उसने उसी वक्त एक और फैसला किया। उसने फैसला किया कि गांधी जी ने देश की जो भी सेवा की है उसके लिए वो पहले हाथ जोड़कर उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करेगा। अब गांधी जी गोडसे से सिर्फ 3 कदम की दूरी पर थे और ठीक उसी पल अचानक नाथूराम गोडसे गांधी जी के बिल्कुल सामने आ गया। वो झुका और उसी तरह हाथ जोड़कर उसने कहा, नमस्ते। मनु ने सोचा कि वो गांधी जी के पैर छूना चाहता है, लिहाजा उसे दूर हटाने के लिए मनु ने धीरे से उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। भाई साहब आप वकील, बापू को पहले ही दे दूं। और ठीक उसी पल गोडसे ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाकर मनु को एक तरफ ढकेल दिया। अब उसके दाहिने हाथ में पिस्तौल साफ चमक रहा था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गोडसे ने अचानक पिस्तौल का घोड़ा दबा दिया। तीनों गोलियां आगे बढ़ते हुए उस दुबले पतले शरीर के सीने में लगी थीं। दूध जैसी सफेद धोती लगातार धीरे धीरे लाल होती जा रही थी। गांधी जी ने लंबी सांस ली और आखिरी हिचकी के साथ बस 2 ही शब्द कहे, खून में भीगी गांधी जी की धोती की तह से झांक रही उनकी इंगरसोल घड़ी में उस वक्त ठीक शाम के 5:17 हुए थे। गांधी जी को गोली मारने के फौरन बाद नाथूराम गोडसे को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। करकरे और आपटे भी बाद में गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी की हत्या और हत्या की साजिश के मामले में कुल 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। नाथूराम गोडसे, नारायण आपटे, विष्णु करकरे, गोपाल गोडसे, मदन लाल, वीर सावरकर, डॉक्टर परचुरे और दिगंबर बटके का नौकर। खुद दिगंबर बटके सरकारी गवाह बन गया। लाल किले के अंदर लगाई गई विशेष अदालत ने 10 फरवरी 1949 को अपना फैसला सुनाया। 8 आरोपियों में से 7 को सजा सुनाई गई। वीर सावरकर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। गोडसे और नारायण आपटे को फांसी की सजा मिली, जबकि करकरे, मदन लाल, गोपाल गोडसे, डॉक्टर परचुरे और बटके के नौकर को उम्र कैद की सजा मिली। बाद में ऊपरी अदालत ने डॉक्टर परचुरे और बटके के नौकर को अपील के बाद रिहा कर दिया। नाथूराम गोडसे और नारायण आपटे को 15 नवंबर 1949 की सुबह अंबाला जेल में फांसी दे दी गई। मौत से बस कुछ दिन पहले अनशन की वजह से गांधी जी सख्त बीमार पड़ गए थे। उन्होंने दवा लेनी भी छोड़ दी थी। तब काफी जिद करने पर उन्होंने अपने डॉक्टर से कहा था कि अगर छोटी मोटी बीमारी मेरी जान ले ले तो मुझे महात्मा नहीं, ढोंगी कहना, या अगर गोली लगने से भी मेरी मौत हो जाए और आखिरी वक्त में मेरी जुबान से राम के अलावा कोई और नाम निकले तब भी मुझे महात्मा नहीं बल्कि ढोंगी कहना। और सचमुच महात्मा ने आखिरी हिचकी के साथ सिर्फ 2 शब्द कहे, हे राम।